हेलो एवरीवन, माय लर्नर्स, और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग उन सभी प्यारे लर्नर्स को जो कुछ लर्न करना चाहते हैं। एक्सेल एकेडमिक की ओर से द डोर टू एक्सीलेंस एक लर्निंग इनिशिएटिव है ये हम लोगों का, जिसमें हम उन टॉपिक्स को, अकाउंट्स के या कॉमर्स के, मैनेजमेंट के उन टॉपिक्स को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, जिनमें बच्चों को बेसिकली प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आपके साथ मैं अपनी उस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहूंगी जो पिछले हमने सीरीज में की थी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इट इज दिस डिसीजन इज बेसिकली रिलेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दिस डिसीजन इज बेसिकली फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग का जो डिसीजन होता है हमारा, किसका होता है? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग होता है जिसमें हम कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम दो तरीके से क्या बोल सकते हैं, किस तरीके का हो सकता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन? अगर हमें कोई डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट, एक जल्दी से क्विक रिकैप, दोबारा मैं उन चीजों को फिर से आपके साथ नहीं करूंगी, क्विक रिकैप, क्योंकि आज हम लोगों को आज ये सारे मेथड्स को सम सॉर्ट डिस्कस करना है। तो हम लोगों के पास थोड़ा सा टाइम कम है, जल्दी जल्दी हम इसको आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है, इसमें किस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं। कैपिटल जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें हम तीन तरीके के डिसीजन लेते हैं: फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन हम लोग बाद में करेंगे। हम उन इसी लर्निंग इनिशिएटिव सीरीज में हमारा जो सीरीज है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम दो तरीके के टाइप ऑफ डिसीजंस होते हैं: बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर मेजरिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लोज एंड ऑल, इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारा कैपिटल बजटिंग क्या होता है, उसमें किस तरीके के डिसीजंस होते हैं, दीज आर द सम टेक्निक्स कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व, किस तरीके का कैपिटल बजटिंग में क्या क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग, इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल एंड रिव्यू, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट। अब अगर हम लोग बात करें कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी बिजनेसमैन कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता क्यों है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली टू रीजंस की वजह से हमें लेना पड़ता है। कैपिटल डिसीजन जो होता है हमारा टू रीजंस की वजह से होता है। पहला, on the basis of firm's existence, and second one is on the basis of decision situation. फर्म का एग्जिस्टेंस, अब अगर कोई एक फर्म है वो अपना एग्जिस्टेंस को मेंटेन करना चाहती है या अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी विजिबिलिटी, अपनी जो विजिबिलिटी है उसे और बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए हम ये कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्ट इस तरीके के डिसीजंस को हम लेते हैं। इसमें अगर हम फर्म के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, फर्म का जो एग्जिस्टेंस है, जो उसकी गुडविल है, जो उसकी विजिबिलिटी है, उसके लिए उनमें किस तरीके की डिसीजन लेती है? रिप्लेसमेंट और मॉडर्नाइजेशन। पहले मैन बेस काम था, होम बेस काम था, अब हम कंप्यूटर से करना चाहते हैं। पहले हम ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करते थे, हम नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो ये डिसीजन क्या है कि पहले हम मैन मेड काम करते थे, अब हमें डिसीजन क्या है? कंप्यूटर बेस लेना है। तो ऐसे में हमारे पास क्या हो जाता है कि एक रिस्क होता है। मान लो हमने डिसीजन ले लिया, हम पूरी अपने ऑफिस को आईटी से संबंधित सॉफ्टवेयर पे बना देंगे, बट क्या लोग उसे स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? इट विल बी एक्सेप्टेड बाय दैट एम्प्लॉइज, ओल्ड एम्प्लॉइज। सेकेंड, एक्सपेंशन डिसीजन। पहले हम एक फैक्ट्री में काम करते थे, दो फैक्ट्री में काम करते थे, अब हम 3 4 5 प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? मान लो पहले हम कपड़ों का बिजनेस करते थे, हम क्लॉथ इंडस्ट्री में थे, अब हम क्या करना चाहते हैं? हम शूज इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। हम एक नई इंडस्ट्री में, हम एक नए सेक्टर में, न्यू सेक्टर में जब हम एंटर कर रहे हैं, नो डाउट ये हमारे लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि रिस्की सिचुएशन है। मे बी हमें लॉस हो सकता है इसका रिजल्ट ये हो कि हमें लॉस हो जाए। तो ये डिसीजन जो होता है ये बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होता है, हमें बहुत ही सोच समझ के इन डिसीजंस को लेना पड़ता है। अब दूसरी हम बात करते हैं
जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन, डिसीजन क्या है, अब हमें डिसीजन लेना है या तो आर या तो पार। अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन, हमें कोई एक्सक्लूज करना है, तो ये मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब हमें कोई एक चीज छोड़ के दूसरी को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, एक चीज की जगह हमें तीसरे को एक्सेप्ट करना है, दिस इज म्यूचुअली मतलब एक्सक्लूसिव डिसीजन। अब उसके बाद दूसरा है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्ट। अगर हम एक प्रोजेक्ट हमारे पास 1 है, प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 3 है, प्रोजेक्ट 4 है, अब इनमें से हमें किसको सेलेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, ये डिसीजन होता है। कंटिंजेंसी, भाई अब अगर आप सभी लोग जानते हैं इकोनॉमिक जो सिचुएशंस होती हैं वो इस तरीके से चलती रहती हैं, इकोनॉमिक साइकिल जो होता है। अब कभी अगर बूम पे है तब तो अच्छा है, जब हमारा नीचे आ गई सिचुएशन, जो हमारी इकोनॉमी नीचे आ गई, तो हमें डिसीजन भी तो उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। मान लो अभी हमें कहती हूँ कोविड-19 की सिचुएशन है, ठीक, ऐसे में कोई इंडस्ट्री बहुत बूम करी होंगी, कुछ रिड्यूस हो गई होंगी, है ना, तो कंटिंजेंसी डिसीजन भी हमें कभी कभी अपने बिजनेस टाइम पे लेना पड़ता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज्यादा और टाइम ना करते हुए। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। मेथड एंड टेक्निक हमने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो टेक्निक्स थी बेसिकली 2 थे, ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग। ट्रेडिशनल एंड नॉन डिस्काउंटिंग, नॉन डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर, जो मनी की वैल्यू होती है उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब एक नॉर्मल सी बात बोल देते हैं, अगर हमने 100 रुपए लगाए तो हमें 100 रुपए मिल रहे हैं कि नहीं, हमने ये बात बोली। बट अगर हम रियल लाइफ में देखें, जो आज मैं 100 रुपए लगा रही हूँ, अगर 2 साल बाद मुझे 100 मिलते हैं तो क्या इसकी वैल्यू यही है? नहीं। अगर 100 रुपए 110 रुपए होके मिलते हैं तो वो सिचुएशन एक्सेप्टेबल होगी। तो टाइम वैल्यू यहाँ पर कंसीडर नहीं की जाती, यही इस मेथड का ये ड्रॉबैक था। जैसे जैसे हम लोग अपग्रेड हुए, हम लोगों ने टाइम वैल्यू को कंसीडर किया, साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई किया, जिसमें हमने टाइम वैल्यू को भी कंसीडर किया। टाइम फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जो करोड़ों के इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसमें आपके इन्वेस्टमेंट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस जो आपने टाइम दिया है वो भी तो उसमें कवर होगा। इन दोनों को मिला के हमारा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। तो इन्हीं को आज हम डिस्कस करते हैं। और ज्यादा देर ना करते हुए अब मैं वापस, अब मैंने बताया था ट्रेडिशनल में हमारे पास कौन से मेथड थे, 2 मेथड थे, पे बैक पीरियड और दूसरा हमारा क्या था, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब इसमें हमारे 4 मेथड थे। पहला एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, फिर आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फिर मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो इस तरीके से हम इनको अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अब मैं आप लोगों को यही चीज को आगे हम लोग अपना 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द टेक्निक्स, व्हाट आर द मेथड्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, जब पहला हमारा मेथड क्या है, पहला हमारा मेथड है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसा इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो टाइम ड्यूरेशन, पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड का मतलब जो अमाउंट मैंने लगाया है, जो अमाउंट मैं अपने इन्वेस्टमेंट में लगा रही हूं, जो हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कितने टाइम पीरियड में, कितने टाइम पीरियड में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, कितने टाइम पीरियड में वो हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो हम इसको शेयर करते हैं। देखिए ये एक्सेल, अब हम लोग इसको शेयर करते हैं। अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि इसका जो मेथड होता है, इसका जो फॉर्मूला अगर हम बोले, इसका फॉर्मूला अगर मैं बोलती हूँ PBP, पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड को उसमें जो डिसाइड किया गया है उसमें बोला गया, उन्होंने बोला पे बैक पीरियड मींस, पे बैक पीरियड का हमारा क्या मतलब होता है, टोटल इनिशियल कैपिटल, इसका मतलब होता है टोटल इनिशियल कैपिटल
investment divided by annual accepted after tax net cash flow। अब ये बड़ा ही टिपिकल हमें लग रहा है शायद फॉर्मूला। अगर मैं इसको ये कह दूं, इसी बात को अगर मैं ये बोलूं कि अगर इस फॉर्मूले को मैं नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सेविंग्स बोल दूं तो क्या गलत है? ये भी तो बात वही है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं NI अपॉन OS, NI अपॉन OS। सिंपल, याद करने में भी आसान हो जाएगा और हमें जल्द लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेगा। अब इसका मतलब भी यही है, उसमें यही कह रहे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो हमने कैपिटल लगाई है हमने इनिशियल, उसमें वो क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, अब इसमें देखो नेट इन्वेस्टमेंट तो हमें पता ही रहता है। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी कॉस्ट आई है, NI का मतलब जो भी हमारी कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की। अब दूसरी चीज, अगर हम कहते हैं OS का मतलब क्या है, फिर OS का मतलब क्या है? OS का मतलब है, OS मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर, यहां पर हम लोग थोड़ा सा बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, बट मेन चीज यहां पर ये क्या है? बट आफ्टर टैक्स। मेन कैलकुलेशन क्या हो जाता है यहाँ पर कि हम इस चीज को कैलकुलेट करना होता है। जो प्रॉफिट हमारा होगा, हम जो प्रॉफिट लेंगे वो प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट होगा बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन के पहले का, बट किसके बाद का? आफ्टर टैक्स, यानी कि हमें टैक्स को डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स को डिडक्ट करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन आई थिंक मुझे लगता है सभी को कैलकुलेट करना आता है। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि जब हम बात करते हैं PBP की, PBP क्या होता है हमारा? जो हमारा PBP होता है वो ये कहता है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड हमारा क्या है कि भाई जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो हमें कब तक रिटर्न देगा। ठीक, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो हमें रिटर्न कब तक देगा और हमें उसका फायदा कब तक होगा। तो अभी एक हमें पहला मेथड समझ में आ गया। अब हम वापस अपने उसमें आते हैं, क्या कह रहा है देखो, पे बैक पीरियड तो हमें समझ में आ गया। अब हमें मैम दूसरी चीज में हम चलते हैं। सेकंड मेथड हमारा क्या है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है व्हाट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट इज ARR। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है? द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मेजर्स द average annual net income for the project। ठीक है, एनुअल प्रोजेक्ट के लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेट है उसको हम इसमें कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसको देखो कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसका जो फॉर्मूला हमें पता है वो फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें एनुअल ARR कैलकुलेट करना है, ARR, तो एवरेज एनुअल नेट इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। यानी कि जो भी हमारी एवरेज एनुअल इनकम हो रही है, जो भी हमारी एवरेज एनुअल इनकम हो रही है उसको हम क्या करते हैं?
उसको हम डिवाइड करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। जो भी हमारी एनुअल इनकम हो रही है उसको हम डिवाइड कर देते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। हमें क्या मिल जाती है? ARR। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये मिल गया। इन सब से हम कहते हैं कि एक फॉर्मूला हमारे पास ये है। और अगर हम अपने बात करें, अगर मैं अपने बात करूं तो हम एक और तौर से ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें ARR को कैलकुलेट करना है तो ARR would be ARR average annual profit। इसमें मेन चीज देना ध्यान दीजिएगा, आफ्टर टैक्स जो भी हम प्रॉफिट लेंगे वो किसके बाद होना चाहिए? टैक्स के बाद का होना चाहिए। एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है? ये तो बहुत ही आसान है। एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट ऑब्वियस सी बात है, जब हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट में ही बात करेंगे और ये हमारा परसेंटेज में निकलता है। ये वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है ये हमेशा हमारा किस में निकलता है? परसेंटेज पे। ठीक है, तो इसको 100 से डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें इस पे कैलकुलेट क्या क्या करना पड़ता है? इसमें हमें कैलकुलेशन ये करनी पड़ती है कि अगर हम ARR की बात कर रहे हैं तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट का मतलब क्या है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो एवरेज प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा? जितने भी प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2, प्रॉफिट 3, जितने भी प्रॉफिट हो रहे हैं जितने भी साल के, उनको हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा? एवरेज इन्वेस्टमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, कहीं कहीं उन्हें एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। चार्जेस, एक्सपेंसेस माइनस सैल्वेज डिवाइडेड बाय salvage डिवाइडेड बाय 2। अब इन्हीं सब में हम क्या करेंगे? ये चीज ध्यान रखिएगा, इसी में हम प्लस कर देंगे। इसी में जो वैल्यू हमारी आएगी उसमें हम प्लस करेंगे सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, ये सैल्वेज वैल्यू, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी उस पे हमें ये वैल्यूज को, सैल्वेज वैल्यू को प्लस करना है। अब अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट में हमें सैल्वेज वैल्यू और एंड भी कह सकते हैं, या एडिशनल वर्किंग कैपिटल दी होगी, एडिशनल, कभी कभी क्वेश्चंस में दी होती है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल दी होगी, तो भी हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, इनिशियल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस सैल्वेज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सैल्वेज वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। ठीक है,
तो ये चीज हमारी इसमें हमें ध्यान देने वाली है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये चीज ध्यान देनी है अगर क्वेश्चन में, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, बट ध्यान क्या देना है, जब हमारे पास एडिशनल वर्किंग कैपिटल दी हो, एडिशनल वर्किंग कैपिटल दी हो, तो हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन जो आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है उसमें अधिकतर मोस्ट क्या होता है कि इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड क्या कहते हैं सैल्वेज वैल्यू दी होती है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल दी होती है, और बच्चे क्या है जल्दीबाजी में या तो उन्हें पता नहीं होता है एडिशनल वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बट हमें उसको करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक कि हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं अपने आगे चैप्टर में, कि जब हम बात करते हैं, हम अभी तो चलो यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने वापस उस टॉपिक में आते हैं जिसमें ये तो बात थी कि जिसमें हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को नहीं लिया था। अब क्या है, हम उन टेक्निक्स की बात करते हैं जहां पर प्रेजेंट वैल्यू, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यूज हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो इसमें क्या है, जब टाइम वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं, जब हम टाइम वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, साइंटिफिक मेथड, इसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक इज अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड that consider the time value of money in an evaluating capital investment। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है, इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा यहाँ पर इस तरीके से गिवन है। अच्छा, ARR में हम लोगों ने एक और चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। बिफोर कम टू दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वन मोर थिंग, दैट इज ARR में अगर हम लोग बात करते हैं तो दो चीजों को और लिया जाता है। ARR की ही जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ARR की बात कर रहे हैं, ये तो सिंपल था। इसके साथ हमारी एक और चीजों को लिया जाता है। जब हम कह रहे हैं एक और, जैसे हमने एक टॉपिक लिया तो इसमें कहते हैं कभी कभी हमें ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, या फिर जिसमें हम कहते हैं रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम कह रहे हैं कि जो हमारी ROI है, रेट ऑफ रिटर्न टेकिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको कंसीडर कर रहे हैं अगर, तो हमारी ROI का फॉर्मूला क्या होता है। जब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करते हैं तो हमारा ROI का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर टैक्स। यहाँ पर मेन ध्यान देना होता है कि हम जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो आफ्टर टैक्स है और डेप्रिसिएशन, आफ्टर टैक्स है कि बिफोर टैक्स है। ठीक है, डिवाइडेड बाय NI, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ROI का फॉर्मूला हमारा ये होता है। अब इसमें कहने का मतलब ये होता है कि जब हम अकाउंटिंग रेट, अगर हम यहाँ पर, इसका मतलब ये है, इस मेथड का मतलब ये है कि जब हम अकाउंटिंग रेट निकाल रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करके, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करके, इनिशियल जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, हम एवरेज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, है ना, हम एवरेज को नहीं कर रहे हैं, हम इनिशियल को कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब दूसरा क्या होता है, अगर हम अकाउंटिंग रेट निकाल रहे हैं
अकाउंटिंग रेट किसको? ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहां पर एक चीज है, पहले हमने या तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, ठीक है, अगर हम अकाउंटिंग रेट निकाल रहे हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए, और जब हम अकाउंटिंग रेट निकाल रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए। दो पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान देने वाला है जब भी हम ARR की बात करते हैं। दो पॉइंट, पहला, जब हम अकाउंटिंग रेट ले रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करके, अकाउंटिंग रेट ले रहे हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करके, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? हमारा फॉर्मूला यहाँ पर होता है ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर ऑपरेटिंग सेविंग्स, ऊपर वाली वैल्यूज हमारी सेम रहेंगी, आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय NI, बस यहाँ डिफरेंस क्या होता है? डिवाइडेड बाय 2। अब जो NI डिवाइडेड बाय 2 हमने किया है, जो हमने NI डिवाइडेड बाय 2 किया है, जो हम ये NI डिवाइडेड बाय 2 लिख रहे हैं ना, ये जो हमने किया है, इसे ही हम क्या कहते हैं? एवरेज इन्वेस्टमेंट। इसे हम कहते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आज आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब हम नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स की बात करते हैं, जब भी हम नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स की बात करते हैं जिसमें हम टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते, तो हमारे पास दो मेथड्स आते हैं। पहला क्या होता है? PBP, एंड दूसरा सेकंड वन होता है ARR। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड पे बैक पीरियड, कि हमें जो पैसा हमने लगाया है वो कब वापस मिल जाएगा, एवरेज हमें कितना मिल जाएगा, हमने जो पैसा लगाया है कितने टाइम पर मिलेगा, और जो हमें पैसा हमें मिल रहा है वो कितना ऑन एन एवरेज हमें कितना मिलेगा, ऑन एन एवरेज हमें कितना रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर हम दो चीजों को कंसीडर करते हैं, ARR जब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेके चलते हैं, और ARR जब हम एवरेज इन्वेस्टमेंट को लेके चलते हैं। ठीक है, जब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेके चलते हैं, यहाँ पर हम लोग ठीक से अगर लिख लें, तो जब हम ARR कैलकुलेट करते हैं, जब हम एवरेज इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, ARR में दो होते हैं, when we calculate average investment taking initial investment, तो हमारा फॉर्मूला अलग हो जाता है, और जब हम एवरेज इन्वेस्टमेंट को लेके चलते हैं तो हमारा फॉर्मूला अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का जो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स है वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो आज हम लोग केवल इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स को कंप्लीट करेंगे। आई थिंक, मुझे लगता है कि जितने भी मेरे प्यारे लर्नर्स हैं उनको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूले, वहां पर एक छोटी सी बेल बनी होगी उसको बजा दे, और जितने ज्यादा लोगों तक आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं तो इसको शेयर करें। ये हम लोगों को मोटिवेट करता है आपके लिए कोई नए इनिशिएटिव्स लाने के लिए। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।